नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। इस वक्त हमारा खास प्रोग्राम इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे हमारे संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ, और आज कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता, जो टीएमसी है उसको लगातार झटके लग रहे हैं। तो अभी जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, टीएमसी नेता फिरहाद हकीम विधानसभा पहुंचे हैं, और नेता प्रतिपक्ष जो ऋतव्रत बनर्जी जो बने हैं वो कमरे में पहुंचे हैं। फिरहाद हकीम विधायक संदीपन साहा ने मुलाकात करवाई है। तो ये चर्चा हो रही है कि क्या जो टीएमसी है उसमें कुछ टूट और बड़ी टूट हो सकती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सौरभ दत्ता से बात करते हैं। सौरभ, बताइए क्या इस समय चल रहा है, क्या इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि टीएमसी की जो टूट है वो आगे चल करके और बड़ी टूट हो सकती है? क्योंकि फिरहाद हकीम जैसे नेता अगर पाला बदलते हैं, फिरहाद हकीम क्या कहें, बिल्कुल राइट हैंड ममता बनर्जी का सारा कुछ वो देखते थे। फिरहाद हकीम ने पहले कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफा दिया, और अब जिस तरह की मुलाकातें हो रही हैं सौरभ, उससे तो ये लग रहा है कि कहीं फिरहाद हकीम पाला बदल सकते हैं, ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकते हैं क्या? लाल जी देखिए, अभी असेंबली का सेशन नहीं चल रहा है तो फिरहाद हाकिम आज असेंबली में क्यों आए? पीछे आप देख सकते हैं कि मेरे असेंबली देखा जा रहा है। इसी असेंबली के जो लॉन है, लॉन है, लॉन में पहले फिरहाद हाकिम वहां पर आए, हम लोगों से भेंट भी हुआ। फिर फिरहाद हाकिम लॉन में जाकर बैठे थे। फिरहाद हाकिम से हम लोगों ने पूछा था कि आप आज क्या बात है, कोई कारण है यहाँ पर आने की? तो उन्होंने जी। कहा कि वैसे ही ऐसे ही आए हैं, कोई कारण नहीं है। लेकिन फिर जो देखने को मिला वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लॉन में जाकर फिरहाद हाकिम बैठे और बैठने के बाद 1 मिनट भी नहीं हुआ, नेता विपक्ष के घर से संदीपन शाह, आप जानते हैं कि बागी विदा तृणमूल विधायकों का तुक्का जो बिल्कुल। दो फेस है, एक ऋतव्रत बनर्जी और दूसरा संदीपन शाह। संदीपन शाह ने आया, फिरहाद हाकिम का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर हंसते हुए उनको एलओपी के घर तक लेकर गए। अब ये जो छवि है, ये बंगाल की स्थिति के आज की स्थिति में काफी अहम माना जाता है, क्योंकि फिरहाद हाकिम, मेयर फिरहाद हाकिम कुछ दिन पहले भी वो मेयर थे, और फिरहाद हाकिम ने कोलकाता पुरसभा से, केएमसी से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद वो लगातार शायद ऐसे एक विधायक हैं जो ममता बनर्जी की हर एक जो प्रोग्राम है, हर एक जो मीटिंग है उसमें हाजिर थे। आज वही फिरहाद हाकिम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के घर पर जाते हैं। संदीपन शाह आता है, उनका हाथ पकड़ कर ले जाता है। तो ये जो छवि हमने देखा कि हाथ पकड़ के ले जा रहा है फिरहाद हाकिम के एलओपी के घर, तो ये इस छवि से जब दिल्ली में एक के बाद एक बागी सांसद बैठक कर रहे हैं, वहां पर छवि आ चुका है कि कौन कौन सांसद उसमें मौजूद, बैठक में मौजूद है। शुभेंदु शेखर राय है, काकोली घोष दस्तीदार है, प्रसून बनर्जी है, कालीपद सोरेन है, अरूप चक्रवर्ती है, इनके शर्मिला सरकार, इनके छवि देखा जा रहे हैं। और छवि में जो जो नहीं है, ऐसे बहुत सारे नाम चर्चे में आ रहे हैं। रचना बंदोपाध्याय का नाम आ रहा है, बापी हलदार का नाम आ रहा है जो मथुरापुर से सांसद है। तो कुल मिलाकर जो फिगर आ रहा है वो 16-18 सांसदों का एक फिगर आ रहा है। जी। जब दिल्ली में ये भूचाल चल रहा है, तब कोलकाता में फिरहाद हाकिम पहुंच जाते हैं। असेंबली जी। सुनसान, असेंबली, गर्मी का माहौल है, कोई नहीं है एलओपी के सिवा, एलओपी और उनके जो गुट है उनके सिवा। सासा आप टीएमसी का और जो खेमा है उस पे किसी को देखने को नहीं मिलेगा, जो असली टीएमसी मान रहे, जो ममता बनर्जी की टीएमसी मानती है, कोई नहीं है। सिर्फ फिरहाद हाकिम आए, काला गाड़ी पे चढ़ के कांच उठाकर यहाँ पर आए। असेंबली के गाड़ी जो लॉन है वहां पर, कार लॉन पे वो उतरे, सीढ़ी उन्होंने तोड़ा, सीढ़ी तोड़ के सोफा पे बैठे, लॉन में सोफा पे बैठे। 1 मिनट भी नहीं हुआ, संदीपन शाह आए, हाथ पकड़कर जैसे मेहमानबाजी किया लेकिन जाता है वैसा ही छवि देखने को मिला। लेकिन सौरभ, क्या ये जो मुलाकात है, ये अभी इस मुलाकात में ये कंफर्म है कि फिरहाद हकीम पाला बदल रहे हैं, ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं, बागी विधायकों का साथ देने वाले हैं? इस बारे में अभी तक कुछ भी थोड़ा सा भी कंफर्म हुआ है क्या? क्योंकि देखिए, फिरहाद हकीम का जाना, जिसे कहते हैं कि आप चाहे उनके बयानों को लेकर जितनी भी आलोचना करनी हो कीजिए, जिस तरह की जीत फिरहाद हकीम ने इस बार भी दर्ज की है, जितनी बड़ी जीत दर्ज की है टीएमसी के खिलाफ हवा होने के बावजूद, फिरहाद हकीम अगर पाला बदलते हैं, दूसरे पाले में जाते हैं,
तो ये टीएमसी के लिए बड़ा झटका होगा। इस झटके का अभी तक कोई कंफर्मेशन है? देखिए, कोलकाता जब फिरहाद हाकिम को स्पष्ट पूछा था हम लोगों ने, क्या आप भी खेमा बदल रहे हैं, तो वो इस सवाल का सही तरीके से उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं वैसे ही आया हूं, थोड़ा गपशप करने आया हूं। लेकिन विधानसभा में जब माहौल है कि कौन कहां जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ बैठक कर रहा है, किसके साथ छवि उठ रहा है, तो तब फिरहाद हाकिम का असेंबली में आना और संदीपन शाह खुद उनको लेकर जाते हैं एलओपी के घर, कहीं ना कहीं जाके इंडिकेशंस तो हैं, लेकिन पूरी तरह से पुष्टिकरण अभी तक नहीं हुआ है कि क्या फिरहाद हाकिम भी अब दूसरे विधायकों की तरह वो भी क्या खेमा बदल रहे हैं, जो एकदम कहते हैं कि फिरहाद हाकिम जो ऐलान बोलते हैं वो ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये आज जो हुआ ये स्वाभाविक नहीं है। बंगाल की राजनीति की जो हालत और टीएमसी की जो राजनीतिक परंपरा है, यहाँ पर ममता बनर्जी के अगर आप साथ हो तो ममता बनर्जी जिसके साथ नहीं है उसके साथ कोई वो रास्ता भी नहीं जाता, उसके उसके छाया भी पास भी नहीं जाता है, हाथ भी नहीं मिलाता है उसके साथ। और वहां पर फिरहाद हाकिम का यहाँ पर आना इसलिए बड़ा डेवलपमेंट। देखिए, बहुत कुछ हो रहा है कोलकाता और दिल्ली में। दिल्ली में भी इधर सांसद जो हैं वो मिले हैं बीजेपी के नेताओं से, लेकिन फिर भी जब तक ये कंफर्म ना हो जाता है तब तक ये माना जाएगा कि फिरहाद हकीम का अगर वास्तव में पाला बदलते हैं तो ये टीएमसी के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा झटका होगा। कंफर्मेशन जब आएगी तो ज़रूर आपसे बात करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया सौरभ जुड़ने के लिए। और इस वक्त में आज हम बड़े बड़े एजेंडों पर बात करेंगे। दिल्ली में विपक्षी नेताओं की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री का एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तेलंगाना के सीएम बड़े उठपटांग बयान दे रहे हैं। उन सभी मुद्दों की होगी बात, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक, लेकिन एजेंडा ही क्लियर नहीं। सीपीआई महासचिव डी राजा ने मुद्दों और एजेंडे की जानकारी से किया इनकार। भाजपा का आरोप, विपक्षी गठबंधन से नहीं बचा विजन और मिशन। टीएमसी की बढ़ती मुश्किलें, टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय ने दिया इस्तीफा, सिद्धांतों को बताया कारण। फाल्ता विधानसभा चुनावी हिंसा में मुख्य आरोपी टीएमसी नेता जहांगीर खान से गिरफ्तार के बाद पूछताछ जारी। सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में अहम कदम, पश्चिम बंगाल आज बनेगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां प्रदेश। नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। इस समय सीधे आपको लिए चलते हैं अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में। Higher than the usual level of 33%. The purchase of fertilizer has been about 86.65 lakh metric ton for the ongoing Kharif. That is approximately 22.57% of the total requirement. Besides, I would like to apprise that the farmers have also procured 11.17 lakh metric ton of organic manure in the season compared to 3.20 LMT during the corresponding. A positive trend towards greater adoption of the organic nutrient sources and a gradual shift in the farmer's preference from chemical fertilizer to the organic alternatives. At present, there is no major challenge in availability. The domestic production and import continues, and a total of 147.40 lakh metric ton have been imported as well as domestically manufactured after the crisis situation. In the ongoing June, more than 25 lakh metric ton of imported urea, DAP and PKs have arrived at the ports, and a tender of 17 LMT of urea is under progress. Besides, we are regular with all the subsidy bills are being paid as per the budgetary provision, and the situation is being monitored at the highest level in the empowered group of secretary meetings to ensure adequate availability of fertilizer and raw materials. Thank you. Thank you, Aparna ji. We'll take updates from Petroleum Ministry. Today we have with us Mr. Praveen Kanuja, Additional Secretary from the Ministry. Over to you, Praveen. Thank you, ma'am. The brief updates from the Petroleum Ministry are as follows.
Despite the ongoing situation in West Asia, supplies of crude oil, LPG and natural gas, they remain stable. And we have adequate stocks of petrol, diesel and LPG which are available in the country. Coming to LPG, the domestic LPG production has been maximized. In fact, yesterday on the LPG day, World LPG Day, our domestic refineries and fractionators, they produce 53 TMT per day, about 52, 53 TMT per day. This is 60% more than the pre-crisis levels. We haven't had any news of dry out at LPG distributorships. LPG backlogs have now reached less than 4 days. Online LPG cylinder bookings have reached 99% and DAC, delivery authentication code, is about 96%. During the last 4 days, the gap between the last conference and today, LPG cylinder bookings were about 42 lakhs per day. Deliveries were 44 lakhs per day. And then on the commercial LPG side, we are reaching the pre-crisis level. As I mentioned, the stocks are now very comfortable. We sold about 6 TMT per day, our OMCs. In case of FTLs, last 4 days we sold about 1.9 lakh FTL 5 kg cylinders. Now, following the June contract price, as you are all aware that the LPG pricing in India and actually across the world, the LPG is based on the international product pricing, which is international benchmark is Saudi CP. Now, in the June contract price, as we call it, Saudi CP contract price, the cost of supplying a 14 kg cylinder has risen to over 1,600 rupees per cylinder. If we take the Saudi CP price, which is about $780 per MT, and you must have seen the press release which was issued day before yesterday, and given the premium of $190 per metric ton, the cost which is occurring for the OMCs is 1,600 rupees per 14.2 kg cylinder. The under recovery for the OMCs for each sale of LPG cylinder 14.2 kg is about 700. Now with that in mind, 29 rupees hike has taken place since yesterday per cylinder. Now that is 1 rupee per day, which is actually, if you have a household using 12 cylinders a year, that is with 5 members, this is 20 paisa per day per household member. So it's a very minor hike, a very, very marginal hike. And for PMUY customers, as you must have seen in the PIB, given the fact that average consumption is 4 to 5 cylinders a year per PMUY connection, there has been a cap of 300 rupees per cylinder, which is the subsidy given as the DBT to these PMUY customers, is capped at 4 cylinders now. First 4 cylinders. 4 cylinders, you will get 300 rupees per kg for all PMUY customers. Coming to the refineries, our refineries are all operating at optimum level. And then for the petchem industry, where we supply C3, C4 molecules from these refineries, since 1st June 26, more than 2760 metric ton of C3, C4 molecules, which is basically leading to propylene, polypropylene, butylene, etc. And more than 1660 MT of butyl acrylate has been sold by Mumbai, Kochi, Vizag, Chennai, Mathura, and Gujarat refineries. Now, these are supplied to chemical, pharma, paint, and other DCPC, MSME industries. There is a joint working group which consists of all the stakeholders of all the ministries, the concerned ministries, DCPC, pharma, and DPIIT. And we regularly monitor this situation. And in fact, last 100 days, there have been no supply crunch on that count. Coming to natural gas, the number of domestic PNG connections have now risen to more than 1.69 crore. And since March 2026, 9.16 lakh PNG connections have been gasified, and the CGD entities have created infrastructure for additional 3.05 lakh connections. And 9.24 lakh customers have registered for new connections. So that is another very, very good development on the PNG, domestic PNG side. And as you are aware that our Honorable Minister of Road Transport, Highways, and Honorable Minister of Petroleum and Natural Gas, they had launched Hero Motor Corps
2 flex fuel motorcycles on 3rd of June 2026. Then again, both the ministers launched Maruti Suzuki's flex fuel WagonR on 4th of June 2026. Now, these flex fuel vehicles basically will take fuel from 20% blended petrol, like ethanol with 20%, petrol with 20% blending, up to 85%. So there's a huge range of 20% ethanol to 85%. And these are specially designed vehicles. So the normal vehicle will not be able to take E85 fuel. So this I wanted to clarify through you. And this E85 fuel was launched on 5th of June. So now you see OEMs manufacturing the flex fuel vehicles and the OMCs supplying these E85 fuel as per the BS standard. They have all converged. We are expecting, we have already started with about 50 petrol pumps dispensing E85 fuel. And we expect it to go very soon to 150 by December 2026. We expect it to go to 500 ROs will get E85 fuels, and by December 2027, it is our estimate is about 5,000 petrol pumps selling E85 fuels. Now, E85 fuel is a very, it's a very green fuel. It has 80 to 85% of ethanol and 14 to 19% of petrol, and there's a regular BS standard which it follows. It is, as I mentioned, it is meant for specially designed flex fuel vehicles and not for normal petrol vehicles. But these flex fuel vehicles, why are they called flex fuel? Because they can take ethanol from 20% to 85%. So there's no issue about them. There's some kind of range anxiety. Because now you can use even normal base petrol. The price, as the Honorable Minister had mentioned in his inauguration, that it would be 20 rupees per litre lower than the E20, the base fuel. So the calorific value, which is slightly lower than the base fuel, so that will be taken care of. So the RON and etc., you can see further details in the PIB notes. What we wanted to say is that FFVs, flex fuel vehicles, EVs, fuel cell EVs, hydrogen LNG is the way forward in the transportation for greener fuels, domestic production of ethanol, and it helps in mitigation of carbon emissions and supports agricultural economy. Coming to enforcement, the LPG to check hoarding and black marketing of LPG cylinders, 7 FIRs have been registered and 2 persons have been arrested during last 4 days. Surprise inspections by the PSU OMCs have also taken place, and that happened at 890 LPG distributorships, and penalties have been imposed on 105 LPG distributors. Coming to petrol and diesel, on the enforcement side, 1,800 raids have been conducted during the last 4 days by the state authorities, and similarly 2,400 surprise inspections were conducted by the PSU OMCs. And then I'll come to the public advisory that हम अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. Honorable Prime Minister had mentioned it at quite a few number of times. थोक और औद्योगिक उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे अधिकृत खरीद थोक माध्यम से ही डीजल खरीदें. So because that was leading to some kind of disturbances at the retail outlets, we would request everyone to to see that अफवाहों से वो लोग सावधान रहें और सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें. और नागरिकों से ये भी अनुरोध है कि वे पीएनजी, इंडक्शन, इलेक्ट्रिक कुकटॉप जैसे वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग करें. थैंक यू. Thank you, Praveen ji. Over to you, Upesh ji. Updates from Shipping Ministry. Thank you, ma'am. Good afternoon. There has been a recent report that today around 1:30 p.m. there has been a fire reported on a vessel, MT Marivex, in which there were 24 Indian seafarers. This is the preliminary information which we have received, based on which, as per available information, all Indian seafarers are presently safe. We are coordinating with Ministry of External Affairs, our Indian missions abroad, Indian Navy, Ministry of Defense, to ensure their safety. The DG Shipping Control Room has handled about 12,020 calls and more than 26,832 emails since activation. In the last 96 hours, a total of 390 calls and 968 emails have been received from seafarers, their families, and maritime stakeholders.
The Ministry, through the Directorate General of Shipping, has facilitated safe repatriation of more than 3,506 Indian seafarers so far, including 32 in the last 96 hours. Port operations across India remain normal with no congestions reported. Thank you. Thank you, Upesh ji. Now we'll take questions from the first row. 3, 238, 268, 130, 26. Thank you. Amal Zaidi from PTI. A couple of questions to Khanuja sir. When was the decision to curtail the subsidy for Ujjwala from 9 cylinders as was taken in August, on August 7, 2025 to 4 now taken? What were the reasons? Wouldn't it would have been more prudent to have increased from 4 to 8 if the consumption was the only criteria for that to shipping ministry? Where was the strikes taken? Were the ship hit by any projectile coming from either Iran or Israel that caused the fire? Where was this ship located? Can you give us a little bit more coordinates on that? Thank you. Hi, Sukal from the Indian Express. First question is to Khanuja sir. I just wanted to, understand as to whether this curtailment in allocation of subsidized LPG cylinders for Ujjwala beneficiaries, whether this decision is going to be reviewed going forward if and when the Strait of Hormuz crisis is resolved and supplies normalize, or is it something that is now going to be under implementation for until a review, irrespective of what happens in the Strait of Hormuz? Is that going to be the case, or whether it will be reviewed in future? The other question is to Upesh sir. So again, wanted to know exactly where was this vessel located when the fire erupted, and whether the fire was the result of an attack or some other reason. Also, is this an India flagged vessel, or does it only have Indian seafarers on board? That's it. Thank you. First to Upesh sir. So can you just spell out the name of the vessel and what was it carrying and what was the voyage route of the vessel? For Praveen sir, sir, we are now in the monsoon season is here, and earlier some of the refiners, they had delayed their maintenance shutdown. So monsoon is usually a weak period of, a low period of demand. So can you please tell which are the refineries that will be taking maintenance shutdown, taking advantage of this lean period? Thank you. Hello, everyone. I have two questions for the Oil Ministry, Mr. Khanuja. Sir, you said that the LPG under recoveries are around rupees 700 per 14.2 kg cylinder. What are the current under recoveries for petrol and diesel? Second question, sir, you said on 7th of June, per day LPG production has increased to 52,000 tons per day. We understand that in the last week of May and the first week roughly of June, the production was in the range of 50,000 tons per day. Is it just for a single day that we've seen this 52,000 jump, or would it stabilize around this level, or it will go back to the 50,000 tons per day level? Good afternoon, Saptaparna Ghosh from the Hindu. Question to Praveen sir again. Just a bit of clarity, sir. We had been told that the under recovery on domestic LPG per cylinder was around 700 rupees per cylinder. So just for clarity, after the 29 rupee hike the other day, the under recovery has not gone down. I mean, as in we haven't been able to curtail any of the under recovery. If you could, please help us with some clarification on that. Yeah, hi, Udit from the print. To Praveen sir, my question is that, sir, you mentioned that the commercial LPG supply is gradually coming to normal levels. So could you explain what is the consumption level today and what is it pre-crisis? And to Upesh sir, last week we were told that the Indian shipping services has been increased from the Red Sea area and all.
post. So now today there has been some news that the Houthis has trying to block Red Sea. So do you have any update whether if any Indian vessels are stuck there? Thank you. Okay, we'll begin with the answers. Upeshi, will you start with the answers? Achha, okay, 1 minute. There's one more question, please. Hi, Sesha from NDTV Profit. My question is to Praveen sir. Sir, on the ATF Price Stabilization Fund, wanted to understand, have you received any interest from the airlines so far? Any MOUs been signed or any talks? Has they shown any interest so far? Is there an update to that? Upeshi? Thank you, ma'am. So whether the ship was hit by projectile or not, presently we are trying to get updated information. As you're aware, the fire incident is of 1:30 today. So we are in touch with the owners. We are trying to ascertain the facts. We are also in touch with Ministry of External Affairs and a mission at Oman. The vessel was well out of Strait of Hormuz and well clear south. With respect to spelling of the vessel, it is M-A-R-I-V-E-X. I will repeat, M-A-R-I-V-E-X, Marivex. The vessel was not carrying any cargo. It was in a ballast condition. It's an oil tanker. No, it's a Madagascar flag. So there were only Indian seafarers on board. And with respect to Red Sea, presently we have not received any information of any attack or anything by Houthis. The shipping services are presently operating as discussed. Thank you. So I'll take the question one by one, especially on the reduction of subsidized cylinder from 9 to 4. No, as we have already mentioned, it's in the PIB also, that whether I'm a Ujjwala customer or a non-Ujjwala customer, I'm getting cylinder which should have costed 1600 at 942, even if I'm a non-Ujjwala customer. Now, in that case, that is also an indirect subsidy to the customer. Now, over and above that, Ujjwala customers, they get 300 rupees more. So overall, if you see, they are getting 1000 rupees. The non-Ujjwala are also getting 700 rupees cylinder. Based on these under-recoveries and because of the similar under-recoveries during Ukraine and later, the government had compensated the OMCs with 22,000 crore in 22-23 and then 30,000 crores in 24-25, which is still continuing, which actually means that government paid a subsidy through the budget, which actually amounted to 52,000 crores. Now, similar under-recoveries, even higher under-recoveries are going on. So whether it's an Ujjwala customer or a non-Ujjwala customer, government has taken a decision to give cylinder at a highly subsidized price, which is 700 for non-Ujjwala and 1,000 for this. So even after the fourth cylinder, there will be an indirect subsidy of 700 to even the non-Ujjwala customers. So with that, government has taken a call to continue these highly subsidized cylinders for all the citizens would be costing something to the government exchequer in due course of time. So that was the idea. Now, average consumption for a Ujjwala customer is 4 to 5. So that is why initial 4 to 5 cylinders for an average Ujjwala customer. So this was given as 1200 rupees subsidy and over and above the under recoveries of 700 rupees per cylinder. So that was the idea. Coming at monsoon shutdown, I had the data, but then we'll put that in the PIB. We have got the details, but we'll share it slightly later in that press release. I don't often, I don't have, I just, but we'll put that in the, that we'll see, that if there are some refineries, we'll put that in the PIB, that press release. Now, the idea that the under recoveries of LPG of 29, whether it is reducing the under recoveries, it's a very, very dynamic situation. The Saudi CP has, as you know, that summers it actually comes down. The requirement of LPG for cooking is actually lower in the summer seasons. But then it has gone up and there is also a premium.
So it would be very difficult to say that 29 rupees has compensated. Overall, on an average, there's been an under recovery of 700 rupees. So this 29 in any case is very minor as compared to 700. So that I think would not matter as such. I believe that was the question. And I'll just complete one more. The commercial LPG. Now, from the data which I've got, it was about 10%, about 8, 9 TMT a month. So we'll correct the numbers in the release. But then now, as I mentioned, it has already reached up to 5.7. So about 6 TMT we have already reached. That is why you don't see, whenever you go to a restaurant or eating joints or wherever you go, you don't see people asking for LPG is not there or something. That is also, and even on the industrial usage of that LPG, we don't see any problem. In fact, the joint working group which I had with all the ministries, concerned ministries, no one has asked for any meeting, whether it's for animal husbandry or for dairy industry or for pharma or for chemicals. Sometimes I tell them that please come for a meeting. So that is, we have reached substantial, about 70-75% of that, even on the commercial LPG consumption. So then ATF MOUs, I believe that our OMCs are in touch with the airlines and something would be happening. We'll get the updated status. As of now, it's not there. That is also, it's actually on, the process is on. The under recoveries on petrol and diesel as of now, about 30 rupees per liter on diesel. Even today, when you buy diesel in Delhi for 95 rupees, actually balance 30 rupees is borne by the company. And for petrol, it's about 6 rupees per liter, even now. And then the daily losses is still to the tune of 600 to 700 crores for the OMCs on an industry basis. Yes, yes. About 6 to the under recoveries I told you about 700 we have mentioned in the PIB also per cylinder, and 30 rupees per liter of diesel. There is an under recovery of 30 rupees. And for petrol, it's about 6 rupees per liter for petrol and daily. That's the daily prices. So that is the. Then the production, the production has stabilized. I've been seeing that it's about 48, 49. It started with 32 TMT per day. But then we had the control order because the realization that domestic cooking is mainly LPG in the country. So production, there was a control order which said that everything C3, C4, these are the molecules which actually go into propane and butane and produce LPG for the domestic usage for cooking. So there was a control order which said that you cannot do that for the petchem or for other industrial usage. Slowly and slowly it has been taken care of. We have enough supplies. From 32 it actually went to 45, 47, and it's even last 3 days it's above 50. So it's more of a stability there. But once the crisis goes, the things are not that certain today. But there will be some diversion to again petchem and paints and also how much would that be stabilizing, that one has to see. But as of now, 50 is a stable number. What I can assure is that so 32 to 48, 49, 50, and because of because there have been one refinery actually was under shutdown even during last month. So that means that 45 to 50 will be able to maintain. And with the ample supplies of LPG and if you see that shipping data, it's there. So it will not impinge on any availability of supply or stocks of the LPG. Thank you.
You saw in the PIB, sir. Okay. I think it's, I had just mentioned that 4 to 5 is the average consumption. They are already, all the Ujjwala customers, together with the non-Ujjwala customers, are getting 700 rupees of fund, that under recoveries is also an indirect subsidy. And I just mentioned 52,000 crores have gone out of the government exchequer. There would be time to review when the under recoveries are down. So as of now, I have no idea on that review timeline. Thank you, friends. Thank you, officers. Thank you all. सीधा प्रसारण आप अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता का देख रहे थे, जिसमें कि जो अंतर मंत्रालय समूह है उसमें जो अधिकारी हैं वो दे रहे थे जानकारी कि पश्चिम एशिया से जो हालात हैं वहाँ से उपजे हालात का भारत पर किस तरह से असर है और किस तरह से उससे निपटा जा रहा है। तेल हो, गैस हो, जिसमें पेट्रोल डीजल दोनों तेल में शामिल है, किसी तरह की कोई अभी तक दिक्कत नहीं है। जहाँ तक कीमतों की बात है, उन्होंने पूरा डेटा दिया कि अभी भी जो तेल कंपनियां हैं उनको कितना पेट्रोल पर और डीजल पर घाटा लग रहा है, लेकिन फिर भी कीमतें बढ़ाई नहीं जा रही हैं। इस बीच में E85 ये एक नया ग्रीन फ्यूल है जो पेट्रोल से 20 रुपये सस्ता भी है, उस पर भी काफ़ी काम हो रहा है। तो ये तमाम जानकारी दी गई इस प्रेस वार्ता में। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे आज के इस वक्त के बड़े एजेंडों पर। बाबूजी के गुजर जाने के बाद ना बेटा एकदम अकेला पड़ गए थे, कभी कर्जा कभी ब्याज। फिर एगो दिन लगा कि कोई अपना भी साथे खड़ा बा, मुसीबत के टाइम भी, बुआई और कटाई के टाइम भी, बीज से लेके बाजार तक, बस ई साथ ऐसे ही निभाते रहिए। 12 साल किसान कल्याण के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर इस वक्त, और अब बात करेंगे इस वक्त के बड़े एजेंडों की। आज सबसे पहले जिस बड़े मुद्दे पर हम खास चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा है जो विपक्षी इंडी गठबंधन की बैठक दिल्ली में चल रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी साफ ही नहीं हैं। और गठबंधन के नेता कौन होंगे, इस बीच में ये जो गठबंधन की बैठक हो रही है ये कुछ पार्टियों की खास जरूरत है क्या? उसी में TMC शामिल है क्या? क्योंकि ममता बनर्जी विकल्प की तलाश कर रही हैं। पहले पूरी रिपोर्ट दिखा देते हैं। तो गठबंधन के नेता कौन होंगे और क्या विकल्प की तलाश में ममता बनर्जी हैं? 2 वर्षों के बाद इंडी गठबंधन के सभी दल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के आमंत्रण पर एक मजबूत विपक्ष का विकल्प देने में इस बैठक की भूमिका को लेकर दावा भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की साझा रणनीति पर चर्चा के साथ राज्यों में चुनावी हार और अपनी हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताने वाले इसके घटक दल कांग्रेस, TMC, सपा सहित 22 पार्टियों के नेता इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। DMK और आम आदमी पार्टी ने पहले से ही इस गठबंधन से दूरी बना ली है। दोनों पार्टियों ने कांग्रेस पर धोखा देने के आरोप लगाए हैं। गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि नेता कौन होगा। अभी तक इसको लेकर अंदर खाने एक दूसरे को काटने की कोशिशें होती रही हैं। अब ये बात सार्वजनिक भी हो चुकी है कि नीतीश कुमार को 2 साल पहले संयोजक बनाने का अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने विरोध किया था। नतीजा क्या हुआ कि नीतीश निकल गए और NDA के गठबंधन में चले गए। इस बार ममता बनर्जी खुद बुरी तरह से पराजित हो गई हैं पश्चिम बंगाल में।
और अरविंद केजरीवाल भी अपनी चमक खो चुके हैं दिल्ली में हारकर। तो क्या कांग्रेस पार्टी को गठबंधन का नेतृत्व मिलेगा, ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि कांग्रेस का कद अब इन लोगों से बड़ा है। नीतीश कुमार की अगुवाई में मोदी विरोधी 27 पार्टियों ने 23 जून 2023 को पटना में पहली बैठक की थी और अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनलिस्ट डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा था, जिसे अगर आप संक्षेप में देखिए तो इंडिया गठबंधन बनता है। जब ये गठबंधन बना तब इस गठबंधन की 10 राज्यों में सरकारें थीं। कांग्रेस के 4 राज्यों के साथ बिहार में नीतीश कुमार, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, झारखंड में हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन और केरल में पिनाराई विजयन। इनमें अब अधिकांश मुख्यमंत्री अपने अपने चुनाव हार चुके हैं। साल 2022 और आज की स्थिति में जो इंडी गठबंधन है उसके दल सियासी तौर पर काफी नुकसान सह चुके हैं। इस हालत में कांग्रेस के लिए क्या ये एक मौका है, ये एक बड़ा सवाल है। केरल में कांग्रेस के हाथों ताजा हार के बावजूद सीपीएम अगर इस गठबंधन में शामिल है तो माना यही जाएगा कि उसके पास कोई और विकल्प ही नहीं बचा है। कांग्रेस के लोकसभा में 99 सांसद हैं, सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी सूत्रों का मानना है कि मजबूरन सबको अब कांग्रेस का नेतृत्व ही स्वीकार करना पड़ेगा। क्या यह उत्तर प्रदेश में सपा के साथ यही स्थिति बनेगी? क्या बीजेपी से लड़ने के लिए क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस का साथ तो चाहिए, मगर कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि जब तक कांग्रेस अप्रत्यक्ष क्षेत्रीय दलों के सामने मजबूर रहेगी दूसरे क्षेत्रीय दलों के सामने में, तब तक उसकी सीटें तो अपनी सीटें बढ़ेंगी नहीं। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में यह बैठक चल रही है, और जब दिल्ली में बैठक चल रही है तो इस बैठक में क्या कुछ हो रहा है, कुछ बातें आपको, कुछ नेताओं की बातें सुनवाते हैं। इस बैठक के बारे में दोनों तरफ की बातें सुनवाते हैं आपको। Congress party had categorically stated that we are not with DMK, we are with the TVK. In the next local body elections and parliament elections, we will go only with TVK, and they have got a Rajya Sabha seat also. When they talked, discussed with us during seat sharing, they have got one Rajya Sabha seat. Now with support of the, when they started supporting TVK, they have got 2 ministers and 1 Rajya Sabha seat. Which means they are not with us. Then why should we attend the meeting? आपने डीएमके का पक्ष जान लिया। उन्होंने कहा कि भाई हम इस बैठक में नहीं जा रहे हैं, हम दूसरे से जानकारी ले लेंगे, क्योंकि जिस बैठक में कांग्रेस उस बैठक में अब हम नहीं। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, उन्होंने कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और कहा कि इंडी गठबंधन में ही दरार दिखाई पड़ रहा है। देखिए, जिस तरीके से तथाकथित इंडी अलायंस में ही दरारें देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से डीएमके की नाराजगी, और स्वाभाविक है कांग्रेस ने अपने पुराने ईमानदार सहयोगी के साथ सत्ता की लालच में जिस तरीके से धोखा देने का काम किया, स्वाभाविक है डीएमके जैसी पार्टियां उससे दूरी रखेंगी। एनडीए के नेताओं को तो मौका मिला है तो जरूर बोलेंगे। इसी क्रम में भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक ने इंडी गठबंधन में शामिल सभी दलों को अपने वजूद की चिंता करने की बात कही। काहे का आप लोग इंडिया इंडिया करते रहते हैं, घमंडिया को जबरदस्ती आप लोग इंडिया बना देते हैं। ये केकड़े हैं, एक दूसरे को घिसते रहते हैं। केकड़े को चढ़ते हुए देखा है? केकड़ा ऐसे ऐसे चढ़ेगा, दूसरा केकड़ा उसको पकड़ के नीचे खींचेगा। इनमें ना सामंजस्य है, ना कोऑर्डिनेशन है, ना आपसी विश्वास है, ना कोई मतलब है। अपने अपने वजूद की चिंता कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं है। और पश्चिम बंगाल में भाजपा के बड़े नेता, वहां पर मंत्री भी हैं, दिलीप घोष ने इंडी गठबंधन के औचित्य पर ही सवाल खड़ा किया। उसका औचित्य तो कुछ बचा ही नहीं, इंडी है ही नहीं जो, तो उसका बैठक क्या होगा। ममता बनर्जी कभी नहीं जाती, आज मजबूरी में जा रही हैं। जिनके साथ उनके पार्टी के सांसद विधायक नहीं है, वो दूसरे पार्टी के साथ जा क्या करेंगे। लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत, वो भला कहां चूकने वाले हैं, बयानवीर हैं। उन्होंने कहा इंडी ब्लॉक में क्या है इसका पता साल 2029 के चुनाव में चलेगा। ये ठीक नहीं है। इंडिया ब्लॉक में क्या बचा है, इंडिया ब्लॉक क्या है, इंडिया अलायंस क्या है, ये 2029 में पता चलेगा। वहीं सीपीएम के महासचिव एम.ए. बेबी ने कांग्रेस की नीयत पर ही सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा चुनाव में हार पर कांग्रेस ने हम पर बीजेपी के साथ होने का आरोप लगा दिया था। CPIM, as you know,
has contributed immensely for the formation and coordination of India bloc arrangement. But during the Lok Sabha elections and afterwards, during the assembly elections, topmost leaders of the Congress, they have been attacking CPIM and the left parties, LDF, on totally concocted basis. That is, CPIM and the LDF is having an underhand deal with the BJP. तो बैठक के अंदर में क्या हो रहा है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बाहर में ये जो बातें आपने सुनी इससे बहुत कुछ आपको तस्वीर का अंदाजा हो गया होगा कि इस बैठक में कितने अंतर्द्वंद्व हैं, कितने अंतर्विरोध हैं, लेकिन फिर भी बैठक हो रही है। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें रखने वाले, राहुल जी बहुत बहुत स्वागत। कुमार आलोक, हमारे संवाददाता, बिल्कुल वहीं से जुड़े हैं जहां शायद ये बैठक चल रही है, वहीं से, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी स्टूडियो में हमारे साथ विराजमान हैं। सीधे पहले कुमार आलोक के पास चलते हैं। कुमार आलोक, कुछ निकल करके आया? बाहर की बाइटें तो हमने बहुत देख ली, उससे बहुत कुछ अंदाजा भी लगा लिया, लेकिन क्या वहां से कुछ निकल करके आया? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ? 2:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। देखिए, बैठक खत्म हो गई है और बैठक के खत्म हुए लगभग आधे घंटे से ऊपर हो गया है, और जो उम्मीदें थी खासकर पत्रकारों का कि पत्रकार भारी संख्या में वहाँ पर थे, मीडिया वाले भी काफ़ी संख्या में वहाँ पर थे, और उनको ये उत्सुकता थी कि जरूर कोई बड़े डिसीजन लिए जाएंगे, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पहले ही रखा गया था 2:30 बजे, तो उसको लेकर के उत्सुकता थी। लेकिन बहुत ही संक्षिप्त में, हालांकि नेता जो भी आज उपस्थित थे सब प्रेस वार्ता में सम्मिलित थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, ममता बनर्जी हों, सीपीआई की डी राजा हों, चाहे जॉन ब्रिटास हो सीपीएम के, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगभग 6 लाइन का वो एक कहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज मीटिंग हुई उसके बारे में उन्होंने लोगों को इत्तला दी, मीडिया वालों को इत्तला दी। पहला था कि ये जो बैठक होगी, इंडी गठबंधन की जो बैठक है, ऐसी बैठकें हर 2 महीने पर होगी, और जो अगला बैठक होगा वो हैदराबाद में होगा। इसके अलावा नीट को लेकर के जिस तरीके से छात्रों के अंदर असंतोष, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बता रहे थे कि इसको लेकर के उन्होंने जो एक रेजोल्यूशन पास किया इन लोगों ने, और प्रधान जो शिक्षा मंत्री उनके इस्तीफे की मांग की गई है। इसके अलावा मानसून सेशन जो आने वाला है, मानसून सेशन में प्रत्येक दिन यानी इंडी ब्लॉक की बैठक हो गई मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में, जो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, और क्या रणनीति होगी संसद में सरकार को घेरने के लिए, इसके लिए हर रोज संसद सत्र के शुरुआत होने के पहले एक बैठक होगी और एक कोऑर्डिनेशन बनेगा विपक्ष के साथ। तो ये तमाम जो चीज़ें थी, और काफ़ी संक्षिप्त हिंदी और अंग्रेजी भी उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। हालांकि बहुत सारे पत्रकार जो थे वो जानना चाहते थे अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं, या अन्य दल के जो लोग थे उनके विचारों को सुनना चाहते थे, लेकिन उसके बाद यही 6 लाइन कह के हिंदी और अंग्रेजी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कहीं इंडिया गठबंधन के जो ये भी बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। 6 लाइन सुना दिया और दूसरों के बारे में कहते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो उसने कितने प्रेस ये गिनते हैं। बीच में आपको सारे दल ये बातें बताते हैं जब उनकी प्रेस। जी, मैं लौटता हूँ, आलोक रहिएगा, अभी लौटता हूँ। विनोद जी, 6 लाइन की बातें सुना दी, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं। ये बातें भी कुछ, एक तो वो तो एक अलग इशू है कि आप 6 लाइन की बातें सुनाते हैं। कई बार तो लोग जब पूछते हैं तो कहते हैं कहाँ से ये सवाल कहाँ से आया, कौन से ऑफिस ने तय करके भेजा, लेकिन उसको छोड़िए। जो भी बातें बताई हैं उससे ये लगता है कि जबकि बातें, लोगों के सवाल नहीं लिए, आंसर नहीं किए, बातें नहीं बताई, इसका मतलब अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा क्या? जो बात बाइट में दिखाई पड़ रही थी अलग अलग नेताओं की, अंदर में कुछ ना कुछ, कोई बड़ी सहमति, कोई बड़ा प्लान नहीं बन पाया, इसीलिए ऐसा हुआ क्या विनोद जी? लाल जी, मैं आलोक जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि इसका टाइमिंग देखिए, कौन क्या बोला नहीं बोला, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसका मैं टाइमिंग आपको बताता हूँ कि कल के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी इस देश में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी पंडित नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू के सबसे लॉन्ग टर्म के रहने वाले प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री का। और इस देश का विपक्ष की हताशा देखिए कि इस अवसर पे वो एक मजबूत विपक्ष और एक मजबूत आवाज के लिए ये इतना इंडिया गठबंधन की कवायद कर रही है, जो
ये कुनबे हैं जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग विचारों से, अलग अलग आइडियोलॉजी से, अलग अलग रीजन में अपने प्रभाव रखते हैं। और उसके बाद जब आज अभी मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, तो इसके पूरे ऑब्जेक्टिव को आप समझ लीजिए कि ये बिना किसी तैयारी का ये इंडिया गठबंधन को कांग्रेस पार्टी ने जो एक मीटिंग रखा था जी, खास करके ममता बनर्जी के आग्रह के बाद जी, तो उस मीटिंग में जो पहला जो 6 लाइन के आलोक जी बोल रहे थे, पहला लाइन उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि ये देश में जो चुनाव की प्रक्रिया में इतनी धांधली हो रही है और एसआईआर के कारण जो लोगों के वोट छीने गए हैं, वोट चोरी हुई है, ये सारे दलों ने एक प्रमुखता से रिजोल्यूशन पास किया है कि ये सारे लोग मिलके सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखेंगे और उनको देश की हालत और चुनाव आयोग की जो ये मनमानी है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे। अब ये सवाल है कि कांग्रेस पार्टी और ये 22 दल के लोग जो इस बात को कर रहे हैं जी, उसमें से आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी अभी अभी केरल जीत के आई है और वो सीजीआई को एक पत्र लिख रहे हैं कि चुनाव में धांधली के कारण और ये लोकतंत्र का ये हो रहा है। अब बताइए, अभी अभी आप देखिए कि ममता बनर्जी चुनाव हार के आई है। अभी अभी आप देखिए कि आपने तमिलनाडु में एक टीवीके का जो सत्ता वहां आई, लोगों ने जनादेश दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने एक झटके में आप पार्टी को छोड़ के सीधे टीवीके के साथ चले गए, मंत्री बन गए, राज्यसभा की एक सीट भी उनसे ले ली। तो अब बताइए कि इतने हताशा जो लोगों को दिख रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी के इस आज के आयोजन का मकसद क्या है? ठीक। और देश के विपक्ष के पास में क्या कोई मुद्दे नहीं हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के इन 12 सालों के इस यात्रा में अपना कोई एक ठोस तर्क रख सके कि आपका सीधे सीधे एसआईआर था, दूसरा आप गैस तेल की महंगाई था और तीसरा ये था। आप सोचिए कि यह देश के जनता को पता नहीं है कि यहाँ एक एक बूंद तेल लाने के लिए गवर्नमेंट को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है और सभी एक एक गैस सिलेंडर लोगों के घर पहुंचाने के लिए इस देश के पूरे सिस्टम को आप कितना उसके लिए पापड़ बेलना पड़ता है। ये देश को पता नहीं है 3 महीने से जो हरमुज स्टेट पे जिस तरह के घमासान चल रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि इसका जवाब है, इसका जवाब इंटरनेशनल सिनेरियो आपका दे रहा है। तो साफ कह सकते हैं कि आपके पास कोई तैयारी नहीं थी, आप बिना मतलब के एक हेडलाइन ले रहे थे और वो हेडलाइन करके आप सब चले गए। ठीक, हेडलाइन करके चले गए। वो हेडलाइन में 6 लाइन सुना दिया। हाँ, कई बार तो हमारी हेडलाइन 6 लाइन से ज्यादा बड़ी होती है। राहुल लाल जी 6 लाइन की हेडलाइन सुना के चले गए भाई। अब बताइए जरा, कह रहे हैं सीजेआई को पत्र लिखेंगे। क्या पत्र लिखेंगे कि केरल में हमारी बड़ी अच्छी जीत हुई? क्या पत्र लिखेंगे कि तमिलनाडु में हम सरकार में शामिल हो गए? क्या पत्र लिखेंगे राहुल लाल जी? और तब पत्र लिखेंगे जब एसआईआर के पूरे मामले की, बिहार के एसआईआर से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर चुका है, सीजेआई इन्वॉल्व उसमें हो चुके हैं। अब फिर सीजेआई को पत्र लिखेंगे। यही करने के लिए ये मीटिंग थी क्या राहुल लाल जी? देखिए लालचंद जी, आपके सवाल के उत्तर पे तो मैं आऊंगा ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज की इंडिया अलायंस की जो ये 7वीं बैठक हुई है वो एक बड़ी ही महत्वपूर्ण समय में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। जिस समय देखिए इसको लेके कहा गया कि अभी कि भाई 6 उन्होंने 5 बड़े बड़े रिजोल्यूशंस वहां पे पारित हुए हैं उसमें। और सोच के देखिए 22 दल भाग नहीं ले रहे हैं इसमें, कांग्रेस समेत 24 दल भाग ले रहे हैं, यानी कि 25 दल यहाँ पे भाग ले रहे हैं। और देखिए जो लोग आज डीएमके को लेके, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा परेशान है वो कि भाई डीएमके क्यों हट गई। अरे आप लोग तो कुछ समय पहले तक तो बड़े जोर शोर से कहते थे कि डीएमके जो है कि सनातन विरोधी बयान देती है। उस परिस्थिति में भाई डीएमके को समझाने का प्रयास किया गया, वहां पे कांग्रेस को दूसरे विकल्प मिले तो वो उस प्रकार के वैसे जो सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं उनके पास क्यों जाएंगे? भैया दूसरा विकल्प मौजूद है वहां पे तमिलनाडु में। नहीं, वो तो अभी डीएमके को लेकर कुछ कह ही नहीं रहे। वो नहीं कह रहे कि हमारा डीएमके से कुछ होगा। भारतीय जनता पार्टी वो तो उन पर सवाल तब उठेगा जब वो डीएमके को अपने साथ ले लेंगे कि भाई सनातन विरोधी बयान देने वालों को कैसे ले लिया अपने साथ में। वो उस दिन सवाल उठेगा। अभी ये बताइए, अभी बताइए कि क्या यही करने के लिए किया था? और नहीं इसका अगर आप कह रहे हैं 5 रिजोल्यूशन हुए, उन 5 रिजोल्यूशन को लेके अगर पत्रकार कुछ सवाल पूछना चाहते थे ले लेते, सवाल जवाब देते, क्या दिक्कत थी? असुविधा कहां हुई, असहज कहां हुए?
कहीं पे भी इंडिया अलायंस असहज नहीं है, बल्कि इंडिया अलायंस से असहज है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का खेमा। अच्छा, क्योंकि देखिए इन लोगों को पता है 17 अप्रैल की वो तिथि, ऐतिहासिक तिथि हम लोगों को याद है, जब परिसीमन को लेकर एक संविधान संशोधन लेकर ये लोग आए थे सदन में, और विपक्षी एकजुटता, इंडिया अलायंस की एकजुटता ने सरकार को रोक दिया था। मैं पूछता हूं कौशल कांत मिश्रा जी से कि बीजेपी और एनडीए कितनी डरी हुई है इस बैठक से? ये जो इंडी गठबंधन की बैठक दिल्ली में हो रही है, कौशल जी कितने डरे हुए हैं आप लोग इस बैठक से, बताइए। अगर आप लोग टीवी प्रोग्राम न करें तो इस बैठक का कोई वजूद ही नहीं है, देश को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ इतना ही डरे हुए हैं। अभी मेरे मित्र ने बोला कि चूंकि डीएमके सनातन का विरोध करती थी, शायद इसलिए कांग्रेस ने छोड़ा, यही तो मतलब निकला, अगर मैं सही समझाऊं। क्या आप सब सहमत है ना? कहने से काम थोड़े ना चलेगा। प्रियांक खड़गे खुले तौर पर वहां पर प्रियांक खड़गे और कार्ति चिदम्बरम खुले तौर पर समर्थन करते थे उन बयानों का। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, मैं अपने को रिकन्फर्म कर रहा हूं कि यही तो मतलब वो कहना चाहते हैं, चूंकि ये सनातन विरोधी थे इसलिए छोड़ा, यही कह रहे हैं ना आप लोग? हाँ तो करिए। राहुल कौशल जी, मैं खुल के समझा दे रहा हूँ ना कि बिल्कुल वही कारण है। अब यही सुनना चाहता था, यही सुनना चाहता था। अरे सुन लीजिए, अरे राहुल जी बोल दिया ना आपने, क्लियर कर दिया कि आपने कांग्रेस ने इसलिए छोड़ा क्योंकि डीएमके सनातन का विरोध करती थी। तो अखिलेश यादव को कब छोड़ रहे हैं? तो फिर आरजेडी को कब छोड़ रहे हैं? अखिलेश यादव कितना बड़ा भव्य मंदिर बना रहे हैं। बीच में नहीं अखिलेश यादव एक भव्य मंदिर बना रहे हैं, केदारनाथ के तर्ज पे मंदिर बना रहे हैं वो अखिलेश यादव जी। तो इसलिए आप अखिलेश और यादव आजकल प्रसाद भी बांटते हैं मंगलवार को, बड़े मंगलवार को अखिलेश जी आजकल प्रसाद भी बांट रहे हैं। बिल्कुल सही, अखिलेश जी मंगलवार को प्रसाद का वितरण भी कर रहे हैं। ये सिर्फ ये धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश को। और जो राहुल गांधी खुद कहते हैं कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, कहते हैं ना, इनके अपने नेता कहते हैं कांग्रेस केवल मुसलमानों की पार्टी है। इनके अपने नेता बोलते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये सनातन भक्त हो गए, इससे अच्छा अरे सुन, आप बीच में बोलते रहेंगे राहुल लाल जी, तो फिर मैं आपको बोलूंगा ये कोई तरीका नहीं होता डिबेट का। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, आपको जो बोलना था बोलिए आपने। आधा रेफरेंस दे रहे हैं, ये कह रहे हैं। आधा नहीं, पूरा रेफरेंस दे रहे हैं जी। उन्होंने कहा था, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ही कहा था कि देश के संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटीज का है, स्पेशली मुसलमानों का है। यही तो बोला था। ये तो सही है, पूरा ये आधा बयान नहीं है, ये पूरा बयान, ये पूरा बयान बीच में पूरा बयान यही था, यही है। हाँ, ठीक। और आपने उस पर तो बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा था हिंदू जाते हैं, हिंदू हिंसक होता है। राहुल गांधी ने कहा था हिंदू मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ते हैं। राहुल गांधी की पार्टी के लोगों ने कितनी बार राम मंदिर के ऊपर गलत एफिडेविट दिया था, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया था, और अब आप सनातन भक्त होने का नाटक कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी वो देश में होने लगा है। अब राम के बेसिस पे, सनातन के बेसिस पे सरकारें आने या जाने लगी हैं। इससे अच्छा समय कुछ नहीं हो सकता। ठीक, कुमार रुकिएगा राहुल जी दूसरे दौर में दूसरे हिस्से में लौट रहा हूं। कुमार आलोक, 5 प्रस्तावों का जिक्र राहुल जी अभी कर रहे हैं कि देखिए वहां पर 5 प्रस्ताव भी पारित हुए हैं। बताइए क्या जानकारी है इन 5 प्रस्तावों में, क्या कहा गया कुमार आलोक? जैसे कि आपने विनोद सर ने बताया ना कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वो पत्र लिखेंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी बैठक अब हर 2 महीने पे होगी, और अगली बैठक जो होगी वो हैदराबाद में होगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लालचंद जी, एक चीज़ हमने देखा वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि आज की पूरी मीटिंग में एक बात लोगों के कानों में गूंजती रही, मीडिया के लोग सवाल पूछते रहे कि 2 जो बड़े नेता थे, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, और दूसरा उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, वो दोनों नहीं आए। इसको लेकर के तुरंत संजय राउत का बयान आया कि नहीं वो ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होंगे, व्यस्तता की वजह से वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में जब पूछा गया तो उनके बारे में भी गठबंधन के नेताओं ने कहा कि नहीं, वो भी ऑनलाइन इसमें हिस्सा लेंगे। वहां पर झारखंड में एक चीज जो चल रही है कांग्रेस के अंदर और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर, कि एक जो सीट है, राज्यसभा की सीट है, उसको बिना विश्वास में लिए हुए, हेमंत सोरेन को बिना विश्वास में लिए हुए
कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया प्रणव कुमार झा के नाम को लेकर के, तो इसको लेकर के नाराजगी थी। लेकिन जैसे खड़गे साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया, लेकिन उनको कहिए एक चीज कहना मैं भूल गया कि दो जो नेता थे हेमंत सोरेन और उद्धव ठाकरे, ये दोनों एक मुंबई से और एक रांची से ऑनलाइन जुड़े थे। ठीक है, मैं लौटता हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक अभी। जब मैंने नई लाइफ शुरू की थी ना बेटा, तो सफर में 1000 चुनौतियां मिली, पर साथ में हौसला भी मिला, रफ्तार भी मिली, भरोसा मिला, फिर लक्ष्मी मिली। अब तुझे आगे लेके जाना। हमारा पहला लक्ष्य है कि देश में सामान्य से सामान्य मानवीय के जीवन में सुगमता आए। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाए। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है। ब्रेक के बाद सीधे जुड़ते हैं विनोद जी से। विनोद जी, आपने भी कहा कि बड़े महत्वपूर्ण समय पर बैठक हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर जो है रिकॉर्ड बना रहे हैं। राहुल लाल जी ने भी कहा बड़ी महत्वपूर्ण समय पर बैठक हो रही है। यहाँ तो कम से कम एक पेज पर दिखाई पड़ रहे हैं आप दोनों। लेकिन जरा ये बताइए कि ये जो बैठक हो रही है, इसमें इस समय अगर पड़ताल की जाए तो ममता बनर्जी की पहल पर यह बैठक हो रही है। लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं बड़ी टूट हो सकती है टीएमसी में। फिरहाद हकीम उधर गए मिलने के लिए ऋतव्रत बनर्जी से। तो सवाल ये है कि ये जो बैठक हो रही है, ये बैठक की वजह ही ऐसी है कि हड़बड़ाहट में, घबराहट में ये बैठक हो रही है क्या विनोद जी? मैं राहुल लाल जी के सवाल पे ही आता हूं कि राहुल लाल जी, पहले तो हमें सबको ये समझने की जरूरत है कि आखिर इस बैठक का ऑब्जेक्टिव क्या था। कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये पत्र गया था, सभी जो 23-24 का जो आप दावा करते हैं नंबर्स की जी, उनको कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये सबको आमंत्रण था। ये 6 से और 8 के बीच में जो सबसे सुटेबल टाइम सबको 8 लगा और उसमें लोग आए। हेमंत सोरेन नहीं आए, उद्धव जी नहीं आए, लेकिन ऑनलाइन जो भी जुड़े, डीएमके नहीं आए। तो अब ये बताइए कि ये इसमें जो जितने भी, हम इसमें गलत शब्द नहीं कहूँगा कि इसको ये कहूँगा कि फूके हुए नेता, लेकिन जिनको जनता ने नकार दिया है और उसको लेके आप एक विपक्ष की मजबूत एकता बनाने चाहते हैं। ममता बनर्जी के पास में आज की तारीख में 6 से 7 एमएलए नहीं बचे हैं पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी की पार्टी के अपने आज दिल्ली में है, अभिषेक बनर्जी दादा वो दिल्ली में है और सांसद उनके जो है कहीं दूसरी जगह मीटिंग कर रहे हैं जी। अरे भाई साहब, अपना एक धरती नीचे से हिली हुई है और आप जो है यहाँ मजबूती एकता दिखाने चले हैं। यहाँ सीपीएम की हालत देखिए कि कांग्रेस ने वहां इसको इतना जबरदस्त परास्त किया है केरल में। और सीपीएम यहाँ लाइन में खड़ी हुई है क्योंकि इस देश में पहली बार इस मोदी राज में हुआ है कि कम्युनिस्ट पार्टी आज की तारीख में देश में कहीं सत्ता में नहीं है। रिकॉर्ड पढ़िए सर, ऐसे बात को लेके सनातन और ये सब लेके आ जाते हैं, बहस करते हैं। ठीक, आप ये समझिए कि इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ कांग्रेस का थी और ऑब्जेक्टिव था कि राहुल गांधी को नेता मान लो जी, और राहुल गांधी ही विकल्प है विपक्ष को। ये बात विपक्ष को समझाने की एक कवायद थी। ठीक, क्या अखिलेश मान लेंगे? 2027 में इलेक्शन होगा, अखिलेश कितने सीट आपको देने के लिए तैयार हो गए? तो ये सब झांसे में मत रहिए। रीजनल पार्टी को पता है कि अगर इस देश में अगर रीजनल पार्टी के खत्म होने का सबसे किसी को अगर फायदा है तो राहुल गांधी का है। तो वो फायदा और ये बात टीएमसी को यहाँ खत्म होने का सबसे अगर कोई जश्न मना रहा है तो वहां के कांग्रेस पार्टी मना रहा है कि ये हम ही तो कांग्रेस है, सारे लोग हम में मिल जाएं। अरे भाई साहब, आते हैं तो कुछ तरीके की बात कीजिए, ये उल्टा पुल्टा बात सब करते हैं। राहुल जी, आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल लेकर के कि मुझे लगता है बड़ा मिश्रित अनुभव है इस बैठक का। पूछेंगे कैसे मिश्रित?
विशेष रूप से कांग्रेस के लिए। अभी जब तस्वीरें चल रही थी तो एक एक चेहरा मैं देख रहा था, महबूबा मुफ्ती जी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी, मतलब एक एक चेहरे ऐसे हैं जो पिछले दिनों जनता के द्वारा नकारे गए हैं। ठीक, तो एक तरफ तो ये कि 2023 की तरह भी ये कहीं से मजबूत इंडी गठबंधन के दल नहीं है, दूसरी तरफ राहुल जी को एक एडवांटेज तो है जिसका जिक्र अभी विनोद जी कर रहे थे। तो ये बड़ा मिश्रित अनुभव वाला बैठक है। एक तरफ जो है कांग्रेस के लिए यह है कि कमजोर गठबंधन है, लेकिन उसी कमजोर गठबंधन में कांग्रेस को एक बार फिर से ज्यादा बढ़त हासिल हो रही है। राहुल जी देखिए, लालचंद जी और विनोद जी, आप लोग जो चीज कह रहे हैं थोड़ा मैं उसी को आगे बढ़ा दे रहा हूं। बढ़ाइए। सबसे महत्वपूर्ण चीज की जो ये बैठक हो रही है, ये बैठक के पीछे में देखिए, आपने अगर वहां पे महबूबा मुफ्ती को देखा तो जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी नजर आए, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बड़ी दूरियों की स्थिति है। अखिलेश यादव के ताकत को हम लोग देख चुके हैं कि वो देश के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है इस समय लोकसभा में संख्या बल के आधार के स्तर पे। तो इसलिए देखिए, 2 सालों से बैठक नहीं हुई थी 2024 के बाद से। देश में नई नई समस्याएं, गंभीर रूप से छात्रों की समस्या, किसानों की समस्या, तमाम जो दूसरी समस्याएं, इसलिए इंडिया अलायंस ने यह बैठक की है इस समय कि एक तो इंडिया अलायंस की मजबूती में कोई कमी नहीं हो और इसमें और लोगों को और दलों को कैसे जोड़ा जा सके। ये तैयारी 2029 लोकसभा चुनाव के लिए भी है लालचंद जी, कि 2029 में इस बार तो भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर रोका गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों पर कैसे रोका गया? नहीं, इंडी गठबंधन की बात कीजिए तो उधर एनडीए रखिए ना, उधर फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों, उधर एनडीए रखिए, वो भी गठबंधन है। अगर एक तरफ गठबंधन है तो दूसरी तरफ भी गठबंधन है। लालचंद ये कहिए ना कि एनडीए को 293 सीटें आई थी, बहुमत आई थी। वो तो खैर वही तो कोशिश होगी ना, ठीक है। 2029 डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हटा दिया जाए। ठीक। और एक चीज, एक पंक्ति खाली मैं कहूंगा, बोल लीजिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद और वहां पे जो घटनाक्रम चल रहा है, तो ये भी दिख रहा है कि कांग्रेस ये भी क्षेत्रीय दलों को समझाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, कि भारतीय जनता पार्टी आपको केवल पराजित नहीं करती है, बल्कि पराजित करके अपमानित भी करती है आपको। किसको अपमानित कर रही है? वो उधर विजय जी कह रहे हैं कि हमको बड़ा अपमानित किया, हमारे घर पे बोला इनके घर पे ईडी रेड क्यों नहीं डाल देते हैं, उधर अलग दुखी है सीपीएम। हाँ, लेकिन डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, तस्वीरों में मुझे थोड़ा जा रहा है। ठीक, तस्वीरों में मुझे उमर अब्दुल्ला भी दिखे, तस्वीरों में महबूबा मुफ्ती भी दिखी, तस्वीरों में सीपीएम भी दिखी, कांग्रेस भी दिखी, तस्वीरों में टीएमसी की नेता भी दिखी, ममता बनर्जी। ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। ये तो कम से कम कहिएगा कि अगर इंडी गठबंधन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि उमर अब्दुल्ला भी बैठ रहे हैं, महबूबा मुफ्ती भी बैठ रही हैं, सीपीएम भी बैठ रही है, कांग्रेस और टीएमसी भी बैठ रही है, ये तो उपलब्धि है इनकी। कौशल कांत मिश्रा जी, बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है लालचंद जी, कि सिर्फ नेता ही नेता है, कार्यकर्ता कोई नहीं है। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं वो कार्यकर्ता है। ये फर्क है। किसी भी गठन को चलाने के लिए, किसी भी संगठन को मजबूत करने के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है, नेता, नीति, नियति। इनके नेता पता चलते ही ये बताएंगे, अभी तक पता नहीं चले हैं, क्योंकि 23 दल 23 नेता, 24 दल 24 नेता, जितने दल उतने नेता है। नीति इनकी एक बड़ी स्पष्ट है, सारे लोगों ने क्लियर की है कि इन्हें भी बीजेपी को हराना है, बीजेपी का विरोध करना है। उस बीजेपी का विरोध करते करते कब ये देश का विरोध कर देते हैं, कब ये सेना का विरोध कर देते हैं, कब ये भारत में हिंदुओं का विरोध कर देते हैं, कब राम का विरोध करते हैं, ये भूल जाते हैं। नियति क्या है? नियति केवल एक है, किस्सा कुर्सी का, सत्ता के लिए चलते हैं। हमारे लिए किस्सा क्या है, हमारे लिए नियति क्या है? हम भारत के लिए। आप देखिए लालचंद जी, 10 सेकंड और 10 सेकंड और, राम को और हिंदुओं को इसी पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम ने अछूत बना दिया था पूरे देश में। करेक्ट है ना? ये बात कोई और पार्टी नहीं थी। राम और हिंदू 2 अछूत थे राजनीतिक तौर पे। आज उसी राम और हिंदू के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ दिया। और एक मुहावरा चेंज होने वाला बहुत जल्दी, हम सुनते थे ना, मुंगेरी लाल मंदिर भी बनवा रहे हैं और प्रसाद भी बांट रहे हैं। और नहीं, एक मुहावरा हम लोग सुनते आए थे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो बहुत जल्दी बदल के होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है आपने सारी बातें तो कही। अयोध्या में जनता ने आपको दिखा दिया क्या स्थितियां बनी थी लोकसभा चुनाव में। राम मंदिर के मामले में उत्तर प्रदेश की जनता ने, राम सिर्फ अयोध्या में नहीं है, राम कटक में है, राम महाराष्ट्र में भी है, राम पश्चिम बंगाल में भी है, राम हरियाणा में भी है, सब जगह पर राम है। राम को सिर्फ अयोध्या तक सीमित मत कीजिए। खैर, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, एक बात साफ है कि 2024 के चुनाव से पहले नेता के मुद्दे पर
ये दो फाड़ हुआ था। अभी भी संजय झा, लाल जी एक मिनट, डॉक्टर साहब संजय कुछ झा जोड़ना चाहते मैं ले हैं? रहा हूं, उनके अंदर की बात ले कुछ रहा हूं, नहीं, लेकिन बस इसी सिर्फ इतना इसी बोलना से चाह जुड़ी रहा एक बात था। बता रहा हूं। संजय विनोद झा जी। जी ने अभी एक जगह पर बातचीत में बताया है कि कैसे उस समय नीतीश कुमार को काटा था अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने। हाँ, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, सबसे बड़ा नहीं, कुछ संकट तो नहीं। नेता का ही है इनका। कुछ नहीं, विनोद जी ने बोला था, ये नहीं कहना चाहते हुए फटे हुए नेता या क्या बोला था, वो फटे हुए नेता हो ना, पर फूके हुए नेता सब है, फूकते पटाखे, फूके पटाखे हैं। शुक्रिया, अब समय की कमी है, समय की कमी है फिलहाल, शुक्रिया। लेकिन देखते हैं, देखिए मजबूत विपक्ष चाहिए, मजबूत विपक्ष तो चाहिए, लेकिन बढ़िया से सॉलिड होकर के आए। शुक्रिया डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, राहुल लाल जी, कुमार आलोक और विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही विशेष खबर की, और वो विशेष बड़ी बात क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। ये रिपोर्ट देखिए पूरी, आपको पता चलेगा कौन सा इतिहास है वो। नेहरू युग बना मोदी युग, ये तो अक्सर आप चर्चा सुनते ही रहते होंगे। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उस समय चुनाव जीतकर नहीं बने थे। लंबे समय तक देश पर उन्होंने अपनी छाप भी छोड़ी, यह भी बात है। 1952 में पहली बार चुनाव जीते थे, जिनको की, लेकिन फिर भी दोनों को मिलाकर के लोग नेहरू युग भी कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को, यानी कि परसों, पंडित नेहरू के बाद दूसरा कार्यकाल पूरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने, जो उनका एक रिकॉर्ड तोड़ेंगे, चयनित प्रधानमंत्री के तौर पर चुनाव में जीते हुए। पंडित नेहरू लगातार 3 बार चुनाव जीतकर इतिहास रचने वाले, ये रिकॉर्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नाम कर लेंगे 10 जून को। प्रधानमंत्री मोदी 10 जून को, आपको डेटा बताते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर 4399 दिनों का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी ने चयनित प्रधानमंत्री, चुनाव जीते हुए प्रधानमंत्री के तौर पर 4398 दिन पद पर वो रहे थे। लेकिन बात सिर्फ टेन्योर की नहीं है, जब आप विश्लेषण करेंगे और भी बहुत कुछ आता है। नेहरू जी को जब भारत के भाग्य विधाता बनने का मौका मिला, तो केंद्र से लेकर राज्यों तक एक छत्र शासन करने का सुअवसर भी उनको मिला था। और नेहरू जी के सामने राजनीतिक रूप से कोई बड़ी चुनौती कभी थी नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी, उनको सत्ता पिछले 20 वर्षों से गठबंधन की सरकारों के साथ साथ राज्यों में क्षेत्रीय क्षत्रपों के प्रभाव के बीच केंद्र में स्थिर सरकार, निर्णय लेने वाली सरकार, ये गठन करने की मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को देश में लंबे अरसे के बाद पूर्ण बहुमत पाकर पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। तब से मोदी युग के रूप में लोगों ने एक नए भारत को देखा है। विविधताओं से भरे देश में समवेत स्वर एक रेयर एलिमेंट की तरह कभी कभार ही दिखाई देता है, लेकिन इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, लगभग हर कोने में लगातार दौरा करके, जनसंपर्क करके देश में कई मुद्दों पर एक राय बनाने वाले पहले प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल किया है। उनकी हर अपील देश के हर कोने में सुनी गई। राष्ट्रीय नेतृत्व में ऐसा सम्मान कम ही नेताओं को मिला होगा। ग्रासरूट डेमोक्रेसी के साथ साथ जन भागीदारी के मंत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम सभा से लेकर संसद तक एक नए भारत के निर्माण के लिए रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म से एक अमिट छाप लोगों के दिलों पर छोड़ा है। ये समझने की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही झाड़ू लेकर दिल्ली के मलिन बस्तियों की सफाई के लिए निकल पड़े थे। पहला संकल्प उन्होंने लाल किला से स्वच्छ भारत का ही लिया था। व्यवहार परिवर्तन का यह दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन साबित हुआ। मोदी युग में 2014 के बाद सर पर मैला ढोने जैसी प्रथा भी समाप्त हो गई। हर घर में इज्जत घर परिवार की पहचान बन गई। भारत से गंदगी को खत्म करना है और इसकी जिम्मेदारी किसी व्यक्ति की नहीं, सभी की है। जन भागीदारी के आंदोलन से नरेंद्र मोदी महज 5 साल में भारत को खुले में शौच से पूर्णतया मुक्त करने वाले प्रधानमंत्री बने। गांधी जी के 125वीं जन्म जयंती पर देश ने उन्हें स्वच्छ भारत के रूप में पुष्पांजलि दी थी और गांधी जी के क्लीन इंडिया के सपने को साकार होते लगभग 100 साल बाद देश ने देखा। पंडित नेहरू को आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री होने का अवसर मिला था, जहां नीतियां बनाने और लागू करने की कोई चुनौती नहीं थी। लेकिन मोदी अस्थिर सरकारें और अनिश्चितता से भरे सियासी माहौल में स्थिर सरकार देने के साथ साथ रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से इन वर्षों में साबित करते हुए दिखे कि सोच बदलेगा तो देश बदलेगा। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि दुनिया में मोदी इतने पॉपुलर क्यों हैं और मोदी को क्यों पसंद करते हैं लोग।
क्योंकि मोदी ने इस देश के लाखों करोड़ों गरीब लोगों को भी सपना देखना सिखाया है। 42 करोड़ लोगों को पहली बार बैंक में खाता दिया, सरकारी सहायता गरीब लोगों के सीधे अकाउंट में पहुंचा, घरों में शौचालय, किचन में गैस चूल्हा, नल से जल, हर घर बिजली, पक्का घर। इतने भर से समाज में करोड़ों लोगों की सामाजिक हैसियत बदल गई। 2014 से पहले जो सुविधा गांव में कुछ लोग उठाते थे, वो सारी सुविधाएं गांव में अब गरीब हों या फिर अमीर, शहर में हो या गांव में, सभी तक तो पहुंच बनी है। जीवन में यह बदलाव भारत की जनता से पीएम मोदी को कनेक्ट करता है। पंडित नेहरू की तरह मोदी ने चाचा नेहरू की छवि नहीं बनाई, बल्कि आम लोगों को अपने घर के सदस्य होने का एहसास कराया। प्रयागराज के स्वच्छ कुंभ में सफाई कर्मियों के पैर धोते हुए मोदी या फिर श्रमिकों के साथ भोजन करते हुए मोदी, देश के हर गरीब ने मोदी में अपनी तस्वीर देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बाइट आपको सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने 12 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि 12 सालों में देश की अर्थव्यवस्था में बड़े बड़े सुधार किए गए हैं। इन 12 वर्षों में कंटिन्यूअस रिफॉर्म से हमने अपना इकोनॉमिक डीएनए ट्रांसफॉर्म किया है। हमारी दिशा स्पष्ट रही है। प्राइवेट सेक्टर को पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी देना और उनके लिए अवसर बढ़ाना। स्पेस, माइनिंग या न्यूक्लियर एनर्जी, हमने हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। हम कंप्लायंसेस लगातार कम कर रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा रहे हैं। ये बात आपने प्रधानमंत्री की सुनी और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि 12 सालों से कांग्रेस अराजकता में अवसर की तलाश कर रही है। देश अराजकता, अनिश्चितता और निराशा को पसंद नहीं करता। कांग्रेस बीते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है। तो अपने आप में ये बहुत ही ऐतिहासिक है। कुछ रिपोर्ट में हमने आपको विस्तार से बातें बताई और कुछ बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, तोड़ भी रहे हैं, बना भी रहे हैं। 4,398 दिनों का टूट रहा है, 4,399 दिनों का बन रहा है। बहरहाल, जो ये रिकॉर्ड है ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। आप जिस तरह से हमने अपनी रिपोर्ट में ये बात बताई कि नेहरू युग और मोदी युग की अक्सर तुलना होती है, तो एक तस्वीर बनाने की हमने की कोशिश की। नेहरू जी के सामने कितनी चुनौती थी, मोदी जी के सामने कितनी चुनौती, राजनीतिक चुनौती और बाकी चुनौती और उपलब्धियां। लंबे समय तक चर्चा होगी विनोद जी मोदी युग की। लाल जी, देखिए इस देश की विडंबना देखिए कि आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक जो नेहरू युग की का जो एक अमिट छाप है, उस सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल का इकोसिस्टम ने उस छाप से ही देश के पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको एक तरह से उस नैरेटिव से उसको ये करता रहा, प्रभावित करता रहा। लेकिन उसमें कैसे एक हाशिए पे कहा गया कि नेहरू जी बहुत समाजवादी थे, लेकिन अब जब मैं आप कोई भी इस देश के लोग जब इस गांव में किसी गांव में जाएं और उस गांव की बदलते सूरत को देखें जी, लोगों को इस सपने को देखें और उस सपने साकार होते हुए देखें, तो आपको लगेगा कि ये सचमुच में वो पुराने लोग समाजवादी थे जिनको इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को कि कभी सुध नहीं आई। तो अब सवाल है कि ये कैसे बदला। जब ये आप अपनी रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो उसमें आप देखिए कि आज गांव में जो समाजवादी कहते थे और समाजवाद कहते थे, उसकी ये तस्वीर देखिए जी कि आज जब आप जाएंगे गांव में तो पहले गरीब और अमीर के बीच फर्क क्या होता था कि अमीर के घर में लाइटें होती थी, शौचालय होते थे, पानी होते थे, नलका होते थे, गैस चूल्हे होते थे, तो वो एक समाज में उसका एक क्लास बन जाता था। आज उस गांव में, मेरे जैसे सुदूर गांव में, हर गरीब के घर में
नलका है, नल से पानी आता है, अपना शौचालय है, उसके घर में उज्ज्वला गैस है, उसके घर में 24 जलने वाली बिजली है। अगर ये सिर्फ सुविधा से किसी का क्लास बनता था समाज में, तो आज समाज का हर एक आदमी कहता है कि मैं भी क्लास हूं। जी। तो सबसे पहले इस देश में जो लोकतंत्र के लिए सबसे बेसिक जरूरी थी, जो लोगों में एक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पैदा करना, मोदी ने इस 12 साल में वो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से ऐसा बढ़ा कि आप गांव में गरीब हो या अमीर हो, आप उसको देखिए, उसके क्लास में कोई अंतर नहीं है। नंबर 2 कि आप देखिए इस देश ने कितने वर्षों तक, गांधी जी खुद शौचालय अपना साफ करते थे, यह देश को बताने के लिए कि भाई ये गंदगी साफ करना कोई ऊंच नीच का कर्म नहीं है, बिल्कुल, ये अपना कर्म है। बिल्कुल। और ये देश जो गांधीवादी के लोग कहते रहे थे, कभी इसको प्रैक्टिस में नहीं लाए जी। लेकिन मोदी ने एक पीएम का वो सपना देखिए कि क्लीन इंडिया का और स्वच्छ भारत मिशन का, कि उसको किस तरह से एक जन जागरण का और वो प्रोग्राम बना और किस तरह से देश ने उस मिशन मोड में काम किया। तो बिहेवियर चेंज का पूरे दुनिया में अगर कोई इंस्टेंस दिया जाता है तो वो स्वच्छ भारत को दिया जाता है। कि आप आज, क्योंकि अभी ये कर्टन रेजर के तौर पर इसको रखते हैं, क्योंकि 10 तारीख को प्रोग्राम होना है, तो विस्तार से इस पर बात करेंगे, है ना। आज 2 पहलू आपने टच किया है, एक तो समाजवाद, कि असली समाजवाद प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए और गांधी जी के स्वच्छता के सपने को साकार किया। बाकी पहलों पर भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि आज 8 तारीख है, 10 तारीख को ये रिकॉर्ड टूटना है। अभी एक छोटा सा ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए विनोद जी। छोटा सा ब्रेक अभी ले लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके आजकल बड़े अजीब अजीब से बोल आ रहे हैं। ब्रेक के बाद। मम्मी, आपको भी बचपन में ब्रिज से जाना पसंद था? मैं जब छोटी थी तब इतना कनेक्टिविटी ही नहीं थी, ये तो अब हुआ है। अब नई राहें बनी है, नई उड़ान मिली है, नई स्पीड मिली है, बॉर्डर तक को कनेक्टिविटी मिली है, अष्टलक्ष्मी को सम्मान मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। केवाईसी अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब चोरों के लिए अपना दरवाजा खोलना। रुको, चेक किया लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक है। फर्जी केवाईसी अपडेट लिंक से बचिए। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि आजकल तेलंगाना के सीएम बड़े अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। हिटलर के मुरीद हैं क्या सीएम रेवंत रेड्डी? रिपोर्ट देखिए। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर एक बार फिर से विवाद। रेवंत रेड्डी के हिटलर और हाइड्रा वाले बयान पर राजनीतिक तकरार है। सवाल यह है कि क्या तेलंगाना में हिटलर के हाइड्रा को कर रहे हैं प्रचलित? केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन ने कड़ी प्रतिक्रिया इस बयान पर दी है। पिनराई विजयन ने रेवंत रेड्डी के बयान की आलोचना की। कहा, यहां लोकतांत्रिक समाज का मजाक यह उड़ाने जैसा है। विजयन ने यह बात कही। कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे विचार व्यक्त करना बेहद शर्मनाक है, विजयन ने कहा। लेकिन सीएम रेवंत यहीं पर नहीं, इससे पहले उत्तर दक्षिण का मुद्दा बनाकर लोगों को गुमराह किया था। रेवंत रेड्डी ने कहा था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी उत्तर भारत के हैं, दक्षिण भारत के लोग तो सिर्फ टैक्स ही देते हैं, क्यों दें टैक्स? तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया। सीएम रेवंत रेड्डी पर हमला बोला। राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चलकर भारत की एकता को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं रेवंत रेड्डी, ये किरण रिजिजू ने कहा। उन्होंने बताया, पूर्वी भारत की राष्ट्रपति हैं, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के उपराष्ट्रपति हैं, पश्चिमी भारत से प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की वित्त मंत्री हैं, लेकिन कभी भारत को समझने की कोशिश करेगी कांग्रेस? हमला बोला किरण रिजिजू ने। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, सभी बड़े पद उत्तर भारत से हैं, दक्षिण भारत से नहीं। सुनिए जरा।
Prime Minister, Home Minister, Defense Minister, everything North India has taken. Why? President of India from North India, Prime Minister of India, North India. Because of we don't have strength to show our political strength. So we don't want to live like second-grade citizens in Delhi, paying taxes and saluting Delhi. Hitler's favorite word, Hydra. His core team called Hydra, who can assassinate anyone. So I have taken inspiration from Hitler. I have named as a Hydra. प्रभुता पाई काहू मदनाई। लगता है रेवंत रेड्डी के बोल जो हैं लगातार बिगड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस की बयानबाजी ने पार्टी की स्थिति को उल्टे कमजोर किया है। सुनिए। देश के खिलाफ बात करने का कांग्रेस पार्टी नेताओं को आदत बन गए। आज जैसा हिटलर का मेरा आदर्श है, ऐसा एक मुख्यमंत्री बात करना शुरू हो गया। आज कांग्रेस पार्टी नेता कुछ ऐसा बात करे तो आज इसीलिए कांग्रेस के बारे में जितना कम बात करे तो उतना अच्छा है। देश की जनता कांग्रेस का रियल फेस वो लोग देख चुके हैं। सीधे चलते हैं हैदराबाद अपनी संवाददाता सुरेखा के पास। सुरेखा, क्या हो गया है रेवंत रेड्डी को? क्योंकि अगर एक पूरा लंबा सिलसिला है, आप देख लीजिए, चाहे डीएनए वाला बयान, बिहारी का डीएनए, दूसरे का डीएनए, फिर जो है कांग्रेस मीन्स मुस्लिम, मुस्लिम मीन्स कांग्रेस, फिर ये उत्तर दक्षिण, अब फिर ये पता नहीं कहाँ से इनको डाटा मिल गया कि सारे उत्तर भारत के हैं। ये क्या हो गया? क्या सोची समझी किसी नीति के तहत ये बयान दे रहे हैं या अनायास उनके मुंह से निकल रहा है और यही उनकी आदत रही है? सुरेखा जी, देखिए, रेवंत रेड्डी इससे पहले भी इस तरीके के कई बयान दे चुके हैं और आपने जो जिस तरीके से कई संदर्भ गिनाए, उनमें से एक संदर्भ ये भी रहा जहां पर विवाद ये रहा कि जहां पर उन्होंने हिंदू भगवान को लेकर भी जो है उन्होंने विवादित बयान दिया कि हमारे यहाँ तो इतने लाखों भगवान है कि उनके बीच में ही जो है एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और भगवानों के बीच में ही जब अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आम आदमी कैसे रहेगा। ये भी एक बयान था जो विवादित बयान उन्होंने उस वक्त में दिया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं अभी की, तो हिटलर वाला जो मामला है वो कहीं ना कहीं तूल पकड़ रहा है। और दरअसल हाइड्रा जो बना है वो है ही इसीलिए कि जो यहाँ पर शहर में जितने लेक्स है, ये जो तालाब है, उनको जिस तरीके से जो है कुछ लोगों ने, या फिर जो नागार्जुना जैसे बड़े स्टार्स हैं, उनका जो कन्वेंशन सेंटर है वो भी एक तरीके से कहा गया था कि कब्जा करके बनाया गया है। तो अब जो है कांग्रेस डिफेंस में है और कुछ देर पहले ही उनके जो मंत्री है श्रीधर बाबू, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि दरअसल संदर्भ को कोई अलग तरीके से दिखाया है, चाहे वो केटीआर हो या भाजपा हो। दरअसल वो मुख्यमंत्री ये कहना चाह रहे थे कि हिटलर की तरह उन लोगों पर टूट पड़ेंगे जो इस तरीके से हाइड्रा जो तालाब है उनको जो है इस तरीके से अगर कोई भी कब्जा करने की अवैध तरीके से कब्जा करना चाहेगा, उसको अलग संदर्भ में जो है देखकर अब विपक्ष जो है उस पर हमला कर रही है। जी। लेकिन सुरेखा, जिस तरह से ये बयान आ रहे हैं, कई और भी बातें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी से भी अलग लाइन ले रहे हैं क्या रेवंत रेड्डी? जी, देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो डिलिमिटेशन की भी बात कर रहे थे वो, जहाँ पर बार बार ये बात कर रहे हैं कि दक्षिण भारत से जो है हम लोग टैक्स तो बहुत भरते हैं और हमारी जनसंख्या जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन उसी तरीके से जो है केंद्र में या फिर दिल्ली में जिस तरीके से जो है नॉर्थ बेल्ट के लोगों के ज्यादा सत्ता में या फिर कह सकते हैं कि जो अधिकार मिल रहे हैं वो दक्षिण भारत को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन किशन रेड्डी ने भी कुछ देर पहले जो आपने भी सुनाया, जहाँ पर उन्होंने पूरी लिस्ट ही सुना दी। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत से तो इतने लोग हैं जो अच्छे और ऊंचे पदों पर है, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो या फिर निर्मला सीतारमन की भी उन्होंने बात कही। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं खुद कोयला मंत्री हूँ और मैं खुद दक्षिण भारत से हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो बांटने की जो बात है या राजनीति जो है वो राहुल गांधी तक सीमित नहीं हो रही है। अब रेवंत रेड्डी भी जो है उसी तर्क पर जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस हो या फिर जो उनका गठबंधन है वो किस तरीके से अपने स्तर को नीचे कर रहे हैं, इस तरीके की आलोचना या फिर इस तरीके की सोच को व्यक्त करते हुए। साथ ही इन बातों से ये भी लगता है कि रेवंत रेड्डी को शायद भूगोल का ज्ञान नहीं है। ओडिशा को किस तरह से उत्तर भारत में रख दिया, गुजरात को कैसे उत्तर भारत में रख दिया, ओडिशा से राष्ट्रपति हैं, गुजरात से प्रधानमंत्री, समझ में नहीं आता। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुरेखा जुड़ने के लिए इस खबर पर। देखते हैं आगे रेवंत रेड्डी को लेकर क्या कुछ ये विवाद कहां तक जाता है। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।